आज हम बात करेंगे बच्चों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। उसके बाद हमारे ये टॉपिक्स रहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो बिना देर किए मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। देखिए बच्चों, नॉर्मली हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं या जो जितनी भी एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, यानी कि इसको शॉर्ट में टीवी आप लिख सकते हो। और ये होती है बच्चों 500 ml। ओके, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम, it is the amount of air that is normally inhaled or exhaled. So consider, हम इसको एक यू कैन से ग्राफिकल तरीके से समझेंगे। ओके, देखिए बच्चों, मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। मैंने बोला कि नॉर्मली हम जो भी एयर इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, जब बच्चों मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं ग्राफ में दैट मीन्स इनहेल कर रहे हैं, जब मैं ग्राफ में नीचे की तरफ आऊंगा इसका मतलब एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है ना? सो दिस इज इनहेल एंड व्हेन वी आर गोइंग डाउन दैट इज एक्सहेल। सो नॉर्मली हम 500 ml एयर इनहेल कर रहे हैं, 500 ml एयर एक्सहेल कर रहे हैं। सो दिस, ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये कॉन्टिन्यूसली बच्चों चलता रहता है और इसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टाइडल वॉल्यूम, टीवी, जो मैंने यहां पे आपको समझाया है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप इनहेल कर रहे हो, ठीक है, आपने इनहेल किया यहां तक, दैट इज नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। लेकिन बच्चों यहां पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद मैंने आपको बोला कि आपको रुकना नहीं है। ठीक है ना? आपने नॉर्मल सांस लिया, मैंने बोला भी रुकना नहीं है, सांस लेते जाओ, खींचते जाओ जितना खींच सकते हो, और आपने पूरा दम लगा के, आप ऐसे पूरा दम लगा के अंदर भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते हो, जैसे योगा करते हैं ना बच्चों, जैसे बाबा रामदेव करता है, योगा करते हैं वैसे, तो आप अंदर खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो। मैक्सिमम आप कितना अंदर लेकर के जा सकते हो? मैक्सिमम बच्चों आप 2500 से 3000 ml तक, 2500 to 3000 ml आप फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो। क्या बोला मैंने? फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो। और बच्चों इस चीज को बोलते हैं, जो आपने यहां से लेकर के यहां तक ये आपने फोर्सफुली जो इनहेल किया है, इसे बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और यू कैन से दिस इज IRV। तो क्या ये दो बातें आपको समझ में आई? नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, 500 इन 500 आउट, और जो आप फोर्सफुली अंदर लेकर के जा रहे हो उसे बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 2500 to 3000 ml। ठीक है बच्चों? अब मान लीजिए कि आप एक्सहेल कर रहे हो, सबसे पहले तो आप यही निकालोगे बाहर, उसके बाद में आप टाइडल वॉल्यूम वाली लाइन में आ जाओगे, ये नॉर्मल एक्सहेलेशन आपका होगा। ठीक है ना? नॉर्मल आप बाहर निकाल रहे हो। लेकिन अब जब आपने बाहर निकाल दिया नॉर्मल,
मैंने बोला कि अभी रुकना नहीं है, और दम लगा के जितना बाहर निकाल सकते हो ना उतना बाहर निकालो। तो इस पॉइंट पे आने के बाद आपने फोर्स लगाना शुरू किया और आप जबरदस्ती कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो एयर को, तो आप बच्चों फोर्सफुली कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हो? फोर्सफुली आप बाहर निकाल सकते हो लगभग 1100 ml एयर को, ठीक है ना, या आप इसको 1000 से 1100 के अराउंड मान सकते हैं। मैंने जस्ट 1100 ml इसको ले लिया। ये जो आपने फोर्सफुली बाहर निकाला इसे बोलते हैं बच्चों एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल इट ERV। तो जो जबरदस्ती अंदर लिया उसे बोला IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो जबरदस्ती एयर बाहर निकाल ली उसे बोला ERV, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और बच्चों जो नॉर्मल इनहेल एक्सहेल चल रहा है इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या ये तीन बातें आपको समझ में आ गई? यस और नो? अब अगली चीज समझते हैं बच्चों। जब हम पैदा होते हैं, ठीक है ना, जब हमारा जन्म होता है उस टाइम पे बेबी को जो नर्स होती है वो बैक साइड में ना ऐसे हल्की सी थपकी मारती है। उससे क्या होता है, एकदम से ना एयर अंदर चली जाती है और लंग्स एक्टिव हो जाते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बर्थ से पहले हमारे लंग्स काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। लंग्स बर्थ के जस्ट बाद एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही वो थपकी मारती है तो एकदम से बच्चा सांस खींचता है और एयर जो है अंदर जाती है, ठीक है ना। अब नॉर्मली आप ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन लंग्स के अंदर कुछ एयर ऐसी भी है बच्चों जो बाई बर्थ ही अंदर फिक्स हो गई थी, और आप चाहे कितना भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लें आप उस एयर को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप दम लगा के बाहर निकाले जा रहे हैं, आप यहीं तक बाहर निकाल सकते हैं बच्चों, लेकिन कुछ एयर ऐसी है जिसे बाहर नहीं निकाला जा सकता बच्चों। और इस एयर को बोलते हैं, यहां से यहां तक ये जो एयर है, that can't be removed by forceful exhalation, it is called reserve, या सॉरी आप इसको बोल सकते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। RV शॉर्ट में, ठीक है बच्चों। ये भी लगभग 1100 ml है। तो ये कुछ चीजें हमने समझी है। अब एक कंसेप्ट और मैं यहां पे ऐड ऑन कर रहा हूं, अगले पेज पे मैं उसके बारे में लिखता हूं। देखिए, अगर बच्चों वॉल्यूम्स को ऐड किया जाए, इफ 2 और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आर एडेड, तो इसे बोलते हैं कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगर 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम्स को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो बच्चों, इस ग्राफ के अंदर जैसे कि टाइडल वॉल्यूम है, ये नॉर्मल एयर है, ठीक है ना। अब यहां से मान लो मैंने इस पॉइंट से शुरू किया और मैंने एयर को अंदर लिया, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद मैंने फोर्सफुली जो इनहेल किया है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर बच्चों मैं टाइडल वॉल्यूम के साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी जोड़ दूं तो ये दोनों मिलके कहलाएंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, क्या बोलेंगे इसको? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यहां पे लिखते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। that is IC, right? Similarly अगर बच्चों यहां पे मैं
देखिए ये अगेन अब की बार नीचे की तरफ आएंगे, दिस इज टाइडल वॉल्यूम, लेकिन अब की बार मैं ERV को इसमें जोड़ूंगा, जो आपने फोर्सफुली एक्सहेल किया है ERV उसको जोड़ेंगे। सो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। जैसे कि TV प्लस IRV इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, वैसे TV प्लस ERV इट इज कॉल्ड एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। RV it is EC। तो मुझे बस ये कैपेसिटी का मीनिंग समझाना था कि जब हम वॉल्यूम्स को जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे वॉल्यूम्स को जोड़ा तो वो क्या बनता है, कैपेसिटी बनती है। अब एक चीज और हमें समझनी है, अगर बच्चों हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहां से लेकर के यहां तक, सो क्या क्या चीजें कंबाइन हो गई बच्चों, IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम TV प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों चीजों को अगर कंबाइन करते हैं तो ये कहलाएगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी। अब बच्चों देखो एक चीज अभी भी पेंडिंग है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। यहां तक ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से लेकर के यहां तक तीनों वॉल्यूम्स को कंबाइन करके वाइटल कैपेसिटी बनी। अगर वाइटल कैपेसिटी में बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर दें, इसको भी ऐड कर दें, तो क्या कहलाएगा, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि यहां से बिल्कुल लास्ट तक जो भी हमने सीखा है वो VC प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम RV, इसे बोलेंगे बच्चों टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, ओके। इसके अलावा एक और चीज है, अगर हम सिर्फ नीचे वाली दो वॉल्यूम्स को जोड़ते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि आप फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हो, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा आपके लंग्स में रहती है, और बच्चों इसी को कभी भी आप छेड़ नहीं सकते, इसको कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, ना इसको बाहर निकाल सकते, ये लंग्स में रहेगी ही रहेगी। मैं लिख देता हूं यहां पे दैट रेजिडुअल वॉल्यूम इट कांट बी exhaled and it always remains in the lungs। ठीक है, सो इस रेजिडुअल वॉल्यूम को और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर जोड़ें, मींस नीचे वाले दोनों को, तो इसको बोलेंगे बच्चों फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, या वॉल्यूम्स को जोड़ा है तो कैपेसिटी वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर होगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। एक बार के लिए चार्ट जरूर देख लेना बच्चों, क्योंकि इस चार्ट से ना कई अलग अलग एंगल से क्वेश्चन बना बना करके पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो आप ऑटोमेटिकली सारी बात समझ जाएंगे कि किस चीज के रिगार्डिंग मैंने क्या बोला है। बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था, दैट इज कॉल्ड स्पाइरोमीटर। देखिए स्पाइरोमीटर से ना यही वॉल्यूम्स हम चेक करते हैं, लेकिन बच्चों स्पाइरोमीटर से आप एक चीज चेक नहीं कर सकते, स्पाइरोमीटर, जस्ट अ मिनट, ये लीजिए, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। FRC में मैंने नीचे वालों को जोड़ा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को जब जोड़ते हैं तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनता है।
डन। मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे, FRC, it is functional residual capacity। ओके बच्चों, स्पायरोमीटर से है ना आप क्या क्या चीजें नहीं चेक कर सकते वो समझना है। स्पायरोमीटर को हम लंग्स की वॉल्यूम चेक करने के लिए यूज करते हैं, बट स्पायरोमीटर कांट एनालाइज रेजिडुअल वॉल्यूम। क्योंकि बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम है ना लंग्स के अंदर सेट है और वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसीलिए रेजिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमीटर में चेक नहीं किया जा सकता है। और अगर स्पायरोमीटर में रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक नहीं कर सकते तो आप कई बातें चेक नहीं कर सकते, जैसे कि देखिए जहां पे भी रेजिडुअल वॉल्यूम लिखा हुआ है वो चीज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से। जैसे बच्चों टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम तो हम चेक ही नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से, तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी, यानी कि हम टोटल लंग कैपेसिटी का भी पता नहीं कर सकते हैं। अगली चीज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? एक्सपिरेटरी वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन हमें रेजिडुअल वॉल्यूम पता नहीं है तो हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, दैट इज टीवी प्लस ईआरवी, राइट। हम वाइटल कैपेसिटी भी चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं है, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन जब हम जहां पे भी रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड हो गई बच्चों, हम स्पायरोमीटर में उसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये था वॉल्यूम्स वगैरह के बारे में। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चों, गैसियस एक्सचेंज जो है ना ये होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या बच्चों कि कोई सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगली बात यहां पे एक चीज समझनी है बच्चों आपको, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि एक मान लीजिए, क्योंकि एयर के अंदर बच्चों ऐसा था नहीं आप सांस ले तो एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से किसी एक गैस का प्रेशर कितना है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मैंने क्या बोला? पार्शियल प्रेशर इट इज द प्रेशर ऑफ सिंगल गैस in a mixture of gases, in a mixture of gases। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? जैसे मुझे बोलना हो कि एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इसका मतलब कि उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं P स्मॉल लेटर में O2, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। या फिर हमें एयर के अंदर बात करनी हो CO2 की तो हम लिखेंगे PCO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये जो गैसियस डिफ्यूजन होगा ना हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ होगा, ये पॉइंट नोट कर लेना, दैट डिफ्यूजन occurs from high
पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। इज इट क्लियर? बच्चों पार्शियल प्रेशर की एक टेबल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, एक बार के लिए उसे भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना। इंपॉर्टेंट टेबल है, वहां पे अलग अलग लोकेशन पे पार्शियल प्रेशर दिखाया हुआ है। जैसे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है एयर में कितना होता है, एल्वेलाई के अंदर कितना होता है, ब्लड में कितना होता है, टिश्यूज में कितना होता है, लाइक दिस। तो वो सारी टेबल एक बार के लिए देख लेना। अब अगली बात, बच्चों जो ये डिफ्यूजन है कि जो भी गैस है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर रही है, ब्लड से एल्वेलाई के अंदर डिफ्यूज हो रही है, ये चीज है ना, डिफ्यूजन किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डिफ्यूजन रेट दो चीजों पे डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन नंबर 1 कि कोई गैस सोल्यूबल कितनी है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस, और दूसरा डिपेंड करता है कि जिस मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर रही है उस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। ठीक है ना? मान लो कि आप एक तरफ खड़े हो, बीच में दीवार है, आपको दूसरी तरफ जाना है, तो वो दीवार कितनी चौड़ी है? अगर पतली सी दीवार है तो आप खुद के आराम से इसको क्रॉस कर लोगे, लेकिन दीवार की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, बहुत आगे तक वो दीवार है, तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो थिकनेस कितनी है मेम्ब्रेन की, ये भी मैटर करता है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। बच्चों याद रखना, सोल्यूबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल में आपको पता है दो गैसेस की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन की और CO2 की मेनली। इन दोनों में से CO2 की सोल्यूबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। CO2 की सोल्यूबिलिटी बच्चों लगभग 25 गुना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। (25 times more than oxygen. Is it clear? एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, फिर मैं पेज को स्विच कर रहा हूं। लो एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट। डन? चलिए, सोल्यूबिलिटी तो हमें समझ में आ गई कि CO2 की ज्यादा है तो वो इजीली डिफ्यूज कर जाएगी। बात करते हैं थिकनेस की, कि मेम्ब्रेन की ना थिकनेस कितनी होती है और मेम्ब्रेन का यहां पे मतलब क्या है। मैं बात कर रहा हूं बच्चों यहां पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। तो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होती है? देखिए, जैसे कि ये मान लो एल्वियोलाई है, और बच्चों दूसरी तरफ है ये ब्लड वेसल है, कंसीडर कैपिलरी है ये ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो कई होती हैं, मैं ले रहा हूं ब्लड कैपिलरी। बच्चों ब्लड कैपिलरी की जो वॉल होती है ये बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम से, फ्लैट लाइक दिस। स्क्वेमस एपिथेलियम में बच्चों जो सेल्स होती है वो ऐसे फ्लैट होती है, लंबी लंबी फ्लैट सेल्स होती हैं लाइक दिस।
सो ये मैंने ब्लड कैपिलरी बनाई, और जो ब्लड कैपिलरी की वॉल होती है उसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है, जस्ट सिंगल वॉल होती है, एंड दिस वॉल इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जिसे नहीं पता स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, स्क्वेमस का मतलब होता है बच्चों फ्लैट सेल्स। देखिए एपिथेलियम में ना 3 शेप होती है। एक शेप होती है बच्चों ऐसे करके सेल्स की, जिसे बोलते हैं कॉलमनर सेल। एक शेप होती है इस तरह की, जिसे बोलते हैं क्यूबॉइडल सेल, क्योंकि क्यूब शेप की है। और तीसरी शेप होती है ऐसे करके, ये फ्लैट सेल्स, इनको बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है ना, तो यहां पे कौन सी है, स्क्वेमस एपिथेलियम है। ओके, इसको ब्लड कैपिलरी की इस वॉल को हम बोलते हैं बच्चों एंडोथेलियम। एंडोथेलियम, राइट। एल्वियोलाई की जो वॉल है ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। यहां पे भी बिल्कुल थिन सेल्स हैं बच्चों। स्क्वेमस एपिथेलियम इसीलिए है यहां पे ताकि डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है ना वो आराम से हो सके। क्योंकि इमेजिन करो कि बच्चों नेचर ने यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम की बजाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगाया होता, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो ऐसे हो जाता ना, लाइक दिस। तो बच्चों उसमें से गैसेस को क्रॉस करने के लिए बहुत एरिया कवर करना पड़ता, तो मुश्किल होती, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ऐसे फ्लैट सेल्स है, पतली पतली सेल्स है, ताकि डिफ्यूजन जो है वो आराम से हो जाए, राइट। तो एल्वियोलर वॉल किसकी बनी है, ये भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। दिस इज एल्वियोलर वॉल। सो हमें क्या समझ में आया कि जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आई बच्चों, अब इस ऑक्सीजन को अगर ब्लड में पहुंचना है तो सबसे पहले एल्वियोलर वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद में इस स्पेस को क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके बाद में एंडोथेलियम लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो ब्लड में जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ 2 ही लेयर होती है, ये 2 तो सेल्यूलर लेयर बनाई मैंने, इन दोनों के बीच में एक और लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन उस लेयर में सेल्स नहीं होती है। यहां पे बीच में भी एक लेयर है, दिस इज नॉन सेल्यूलर लेयर। इसको बोलते हैं बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो लेयर नंबर 1 एल्वियोलर वॉल, लेयर नंबर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेयर नंबर 3 एंडोथेलियम। ये तीनों लेयर को ऑक्सीजन जब क्रॉस करेगी तभी वो ब्लड के अंदर पहुंच सकती है। सो ऑक्सीजन ने सबसे पहले बच्चों एल्वियोलर वॉल को क्रॉस किया, उसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, और उसके बाद में एंडोथेलियम को क्रॉस किया, एंड फाइनली ऑक्सीजन कहां पे पहुंच गई है, फाइनली ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो चुकी है। और इसी तरीके से बच्चों जो CO2 है, CO2 भी इसी वे में कहां पे चली जाती है, एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है, एंड फाइनली CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है। इन तीनों को मिला करके एल्वियोलर वॉल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम, तीनों को मिला करके हम बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो क्या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आपको समझ में आया, यस और नो?
यस सर। बच्चों डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है इट इज लेस देन 1 mm। ये भी याद रख लेना है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमारा खत्म हो जाता है और अब आप समझ चुके हो कि गैसेस का जो यू कैन से एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से होता है। एक बेसिक आइडिया अब आपको हो चुका है। एक बार के लिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। डन? यस सर। ओके, देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एक तरफ समझेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बच्चों ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो आरबीसीज के थ्रू होता है। ऑक्सीजन का मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन किसके जरिए होता है? आरबीसीज के जरिए। अराउंड 97% जो ऑक्सीजन है इट इज ट्रांसपोर्टेड वाया आरबीसीज। रेड ब्लड सेल के ऊपर बैठेगी, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी और बच्चों टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएगी। और जो 3% CO2 है ये बच्चों प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में, इन डिसॉल्व्ड स्टेट। ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बात करें अगर CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की, तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 3 पॉइंट्स पे होगा। नंबर 1 देखिए बच्चों, अराउंड 20 से 25% जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाएगी और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के ये ट्रैवल करेगी। यहां पे जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजन जो है 97% कैसे ट्रैवल कर रही है? हीमोग्लोबिन के साथ। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी बच्चों तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहां पे जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी तो इससे बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अमीनो इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप से अटैच होती है। वंस मोर, यानी क्या बोला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप से बाइंड होती है, इसीलिए हम इसको कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और फाइनली CO2 एल्वेलाई तक पहुंच जाएगी। क्योंकि बच्चों ये बन कहां पे रही है? ये बन रही है टिश्यू साइट पे और उसके बाद में एल्वेलाई तक इसको पहुंचा दिया जाएगा। देन 70% जो CO2 है वो बच्चों बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। और बच्चों ये बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं प्लाज्मा में अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में मूव करते हैं, इन अनडिसॉल्व्ड फॉर्म थ्रू प्लाज्मा। 70% प्लाज्मा के अंदर है लेकिन अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में है, ये पॉइंट याद रखना है, बाइकार्बोनेट। और बाकी की जो 7%
7% CO2 है बच्चों, वो प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है थ्रू प्लाज्मा इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। तो इस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। 25% CO2 हीमोग्लोबिन पे बैठ गई है, हीमोग्लोबिन इज लाइक अ गाड़ी, उसके ऊपर बैठ के ट्रैवल कर रही है। 70% जो CO2 है बच्चों, वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में चेंज हो गई है। मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कैसे चेंज होती है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लेना कि मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होता है। प्लाज्मा में अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में रहते हैं ये आयन और एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। 7% जो CO2 है बच्चों, वो प्लाज्मा में घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और इस तरीके से वो ट्रैवल करती है। एक और चीज यहां पे पूछी जा सकती है कि प्लाज्मा में कितने % CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर सिंपली आपसे ये पूछे कि प्लाज्मा के जरिए कितना CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, तो आप बोलोगे कि 77, क्योंकि बच्चों 70% अनडिसॉल्व्ड है और 7% डिसॉल्व्ड। सो टोटल 77% CO2 प्लाज्मा के जरिए ट्रैवल कर रही है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दें कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में या अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में, तो आप अलग अलग से बताओगे। सिंपली बोलें कि प्लाज्मा से कितना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, दोनों वैल्यूज को जोड़ दोगे एंड इट विल बिकम 77%। कंसेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। बच्चों स्क्रीनशॉट लो इसका एक। डन? यस सर। बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका डिटेल सिखाऊंगा कि ऑक्सीजन किस तरीके से हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, कैसे पहुंचेगी, और CO2 कैसे जुड़ेगी, H+ आयन कहां पे प्रोड्यूस होंगे, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।